हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम ज्वेलरी रिटेल थीम पर डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसा सेक्टर जिसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग प्लेयर्स हैं एट रीजनेबल वैल्यूएशंस विद गुड लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी। सबसे पहले थोड़ा बिगर पिक्चर समझते हैं। इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी एक स्ट्रॉन्ग फेज में एंटर कर रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप नॉमिनल जीडीपी देखोगे तो अराउंड 10% कैगर से ग्रो किया है और आने वाले डेकेड में ये एक्सपेक्टेशंस है कि 9% पे सस्टेन कर सकता है ग्रोथ। अगर आप इकोनॉमी का देखोगे तो 60% अराउंड डोमेस्टिक कंजम्पशन से ड्रिवन है, तो क्लियरली ये बेनिफिशियल है फॉर ऑल द रिटेलर्स। ज्वेलरी डिमांड अब अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। रीज़न सिंपल है, बेटर ट्रस्ट, बेटर ट्रांसपेरेंसी और इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। गोल्ड सिर्फ कंजम्पशन नहीं है बल्कि सेविंग्स का भी एक फॉर्म है, इसलिए अनसर्टेनिटी के टाइम भी ज्वेलरी का डिमांड काफ़ी रेजिलियंट रहता है। सो ये एक्सपेक्टेड है कि जो इंडिया का ज्वेलरी मार्केट है ये डबल हो सकता है बाई FY 28। इनमें जो आपका ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है वो 20% कैगर से ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें जो ज्वेलरी मार्केट है वो एक्सपेक्टेड है टू ग्रो एट 16% कैगर ओवर FY 24 to 28 टू रीच अराउंड 11.6 लाख करोड़ बाई FY 28। और इसमें जो आपका ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है उनका ग्रोथ हायर एक्सपेक्टेड है, तो वो 20% से ग्रो कर सकते हैं। तो आपका जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है उनका अगर आप 20 ईयर्स पहले का जो शेयर देखोगे तो वो 5% था। अब वो इंक्रीज होके लाइक 38% हो चुका है इन FY 24 और ये एक्सपेक्टेड है टू रीच 43% बाई FY 28। तो इसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा था। सीजनैलिटी होता है ज्वेलरी इंडस्ट्री में, तो आप देखोगे तो डिमांड डिपेंड करता है काफ़ी सारे सीजन्स और फेस्टिवल्स में। तो ज्वेलरी डिमांड राइजेस ड्यूरिंग वेडिंग सीजन्स जो होता है आपका मई एंड जून के टाइम, फिर आपका सितंबर टू दिसंबर एंड जनवरी वाला टाइम, फिर आपका फेस्टिवल ओकेशंस ऑल्सो ड्राइव्स डिमांड लाइक दिवाली, धनतेरस जो आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास होता है, एंड देन अक्षय तृतीया अराउंड अप्रैल एंड मई। तो ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर जो रूरल हाउस होल्ड्स है उनका जो क्रॉप से इनकम आता है उससे वो ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं। तो गोल्ड डिमांड है वो जो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बाय एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड द मॉनसून साइकिल। आइए अब इसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग प्लेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो ये सब कंपनीज है इन द B2C स्पेस जो हम ट्रैक कर रहे हैं। तो उनमें आपका टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, थंगामाइल, PN गाडगिल, सेंको गोल्ड एंड DP आभूषण। तो अगर आप इनका 1 ईयर रिटर्न देखोगे तो मेजॉरिटी कंपनीज ने लाइक नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो टाइटन ने 15% का रिटर्न दिया है और थंगामाइल ने 69% का रिटर्न दिया है। तो ये दोनों कंपनीज ने सेक्टर को आउट परफॉर्म किया है, वेयर एज कम्पेयर टू सेंको गोल्ड और फिर आपका DP आभूषण और कल्याण ज्वेलर्स, PN गाडगिल, इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है। ओनली कंसर्न जो टाइटन में आता है वो होता है हाई वैल्यूएशंस। तो इनका जो फॉरवर्ड पी चल रहा है वो 70 के ऊपर चल रहा है। अगर आप बाकी प्लेयर से कंपेयर करोगे तो उनका जो फॉरवर्ड पी 20 से 30 के आसपास चल रहा है। वहीं अगर हम थोड़ा बहुत कल्याण को डिस्कस करेंगे तो वो अभी 53 का पी आपको दिख रहा है। लेकिन उनका अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो लास्ट मेनी क्वार्टर से उनका जो ग्रोथ है वो 25-30% के आसपास आ रहा है। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो लाइक इंटैक्ट है। अगर वो इसी बेसिस में कंटिन्यू रखे तो 30% ग्रोथ करके अराउंड 32,000 करोड़ का रेवेन्यू इस साल वो एंड करेंगे अराउंड। और उनका जो PBT मार्जिन है वो 5% के ऊपर होगा। तो उनका अगर हम पैट मार्जिन थोड़ा बहुत एस्टिमेट करें तो 1100 से 1200 करोड़ का इस साल का पैट होगा। उस बेसिस में जो उनका पी चल रहा है कल्याण का वो 42 के आसपास चल रहा है ऑन FY 26 बेसिस। और वहीं उसको हम FY 27 के बेसिस पे देखें, कल्याण अगर 25% ग्रोथ भी कंटिन्यू रखे तो उनका जो फॉरवर्ड पी बन के आता है वो 35 के आसपास चल रहा है। तो आपको जो करंट पी वो थोड़ा हाई दिखेगा। रीजन ये है पिछले साल जो कंपनीज थे उनका इम्प्योर ड्यूटी कट के कारण जो पैट है वो डिप्रेस हो गया था। तो इस कारण अगर आप उसको हटा के देखोगे तो आपको राइट पिक्चर देगा। तो आपको जो भी कंपनीज को वैल्यू करना है फॉरवर्ड के बेसिस में वैल्यू करना है। तो कल्याण का अगर आप फॉरवर्ड में पैग रेशियो देखोगे तो 1.5 के नीचे आएगा। और उनका अगर आप इस क्वार्टर का जो गाइडेंस है वो देखोगे, कैंडेर है वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा। और प्लस उनका जो फेस्टिव सीजन है वो काफ़ी रोबस्ट डिमांड है। जो उनका ग्रोथ है 30% प्लस विथ SSG, स्ट्रॉन्ग SSG ग्रोथ वो इंटैक्ट है। और उनका जो पैट मार्जिन है वो भी इंप्रूव होगा क्योंकि वो जो अपना डेट है वो रिपे करते जा रहे हैं, जिस चक्कर में उनका इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा। तो कल्याण काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग प्लेयर लगता है अक्रॉस द ज्वेलरी रिटेल स्पेस। तो इसको आप ट्रैक कर सकते हो। थर्ड में आता है आपका थंगामाइल ज्वेलर्स। तो थंगामाइल ज्वेलर्स का लास्ट मैनी क्वार्टर से काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आ रहा है। इस क्वार्टर के सरप्राइज के कारण अगर आप देखोगे तो उसमें काफ़ी अच्छा एक प्राइस एक्शन भी बना था क्योंकि मार्केट के लिए रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा एक अनएक्सपेक्टेड था। और इस साल का जो थंगामाइल का मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो है अराउंड 6,000 करोड़ पे था, जो होता है आपका 20% का ग्रोथ। लेकिन मैनेजमेंट ने इसको इंक्रीज करके 7,000 करोड़ कर दिया है। थंगामाइल ने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है जिस चक्कर में मार्केट ने उनका स्टॉक को भी रिवॉर्ड किया है। फिर आता है आपका PN गाडगिल। तो अगर आप इनका रिजल्ट्स देखोगे तो आपको सिंगल डिजिट ग्रोथ पे, लेकिन
अगर आप इनका कॉन कॉल्स में पढ़ोगे तो मैनेजमेंट ने ना होलसेल डिवीजन डिसकंटिन्यू कर दिया था पिछले साल अक्टूबर में, जिस कारण उनका बेस हाई हो गया था। अब अगले जो क्वार्टर है वो बेस इफेक्ट ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है, तो जो Q3 का रिजल्ट्स है उसमें जो उनका ग्रोथ है वो 25% के ऊपर फिर आने लगेगा, क्योंकि उनका जो रिटेल रेवेन्यू, जो रिटेल सेगमेंट का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। और मैनेजमेंट ने कहा था दिवाली और दशहरा में उनका न्यू रिकॉर्ड सेट हुआ है। जो अक्टूबर का सेल है वो 1800 करोड़ को ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, और उनका जो गाइडेंस है वो अराउंड 3000 से 4000 करोड़ का रेवेन्यू है इन Q3। और मैनेजमेंट ने इस साल गाइड किया था कि वो आराम से लाइक 9000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू कर सकते हैं, और जो उनका पैट मार्जिन है वो 3.5 से 4% का रेंज है, क्योंकि उनका जो रिटेल डिवीजन है उसमें काफ़ी अच्छा पैट मार्जिन है, वो 5% के ऊपर है। और मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि वो होलसेल बिजनेस को उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, जिस कारण मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है। तो इस साल का जो उनका पैट का एस्टिमेट बन के आ रहा है वो 320 से 350 करोड़ का पैट एस्टिमेट है। उस बेसिस में अगर आप इनका FY26 का पी देखोगे तो वो 25 के नीचे आता है, और उनका अगर मैं FY27 के बेसिस में इनका वैल्यूएशंस देखूँ तो 20 का पी के नीचे है। तो वैल्यूएशंस वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, और इनका जो करंट स्टोर ओपनिंग गाइडेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। इस साल का जो उन्होंने एंड का गाइडेंस दिया है वो है अराउंड 75 to 76 स्टोर्स के आसपास वो एंड करेंगे, और उनका जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस है नेक्स्ट 3 ईयर्स वो है अराउंड 150 स्टोर्स के आसपास। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने एग्जैक्टली शेयर किया था। जैसे H2 का जो उनका प्लान है, मैनेजमेंट ने कहा कि वो 76 से 78 स्टोर्स के आसपास इस साल एंड करेंगे, और उनका जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस है वो 150 स्टोर्स के आसपास है। तो मैनेजमेंट काफ़ी एग्रेसिवली स्टोर एक्सपैंड कर रहा है। न्यू मार्केट्स इन्होंने एक्सपैंड किया है आफ्टर महाराष्ट्र, वो है आपका इंदौर, लखनऊ इन मध्य प्रदेश एंड यूपी, क्योंकि महाराष्ट्र में तो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है। अभी हमें ये ट्रैक करना है कि आगे जो ये स्टोर्स खोलेंगे उनमें क्या ट्रैक्शन मिलता है। तो नेक्स्ट आता है आपका सेंको गोल्ड। तो सेंको गोल्ड का देखोगे तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 50% से भी डाउन है। तो इनका पी वाइज अगर आप देखोगे तो आपको स्टॉक काफ़ी चीप लगेगा। उसके पीछे रीज़न है, अगर आप इनका इस क्वार्टर का ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी लो था एज़ कम्पेयर टू पीयर्स। और मैनेजमेंट ने काफ़ी एक्सप्लेन भी किया था, ड्यू टू फ्लडिंग, कोलकाता में एक्चुअली फ्लड आया था इस क्वार्टर में, उस कारण भी उनका स्टोर्स में फुटफॉल को इम्पैक्ट हुआ था। और प्लस मैनेजमेंट और भी जीएसटी का रीजंस भी दिया था। अगर आप इनको देखोगे तो इनका जो ग्रोथ है वो 2% के आसपास है, इस कारण उनका स्टॉक रिकवर नहीं किया। और उनका मार्जिन्स भी आप देखोगे ना तो मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। और मैनेजमेंट ने जो इन्वेंट्री हेजिंग रेशियो में पहले उनका जो हेज होता था इन्वेंट्री का वो 80-85% होता था, अब मैनेजमेंट ने घटा के उसको 65% पे ला दिया है, क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो चुका है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और अभी क्या चल रहा है ज्वेलरी रिटेल थीम में, जो आपकी कंपनीज है उनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो नहीं आ रहा, उनका बस वैल्यू ग्रोथ आ रहा है। फिर भी मैनेजमेंट ने लॉन्ग गाइड किया है इस साल सेंको गोल्ड का। इस साल उनका जो गाइडेंस है 18 से 20% वो इंटैक्ट है। उनका जो पैट मार्जिन है वो 3.5 to 4% है। तो आराम से 280 से 300 करोड़ का पैट कर सकते हैं। तो इनका जो FY26 का पी अगर आप देखोगे तो 18 के आसपास है, और इनका जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ गाइडेंस है वो 18 से 20% है। लेकिन थोड़ा सा इनमें इनकन्सिस्टेंसी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड मार्जिन। और जो इनका स्टोर ओपनिंग गाइडेंस है अगर हम पीयर्स को देखें उससे भी कम एग्रेसिव है। तो पीएन सेंको गोल्ड जो पहले काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था मुझे, लेकिन अब पीयर्स थोड़ा सा बेटर लग रहा है। वैल्यूएशन वाइज ऑफ कोर्स स्टॉक में अच्छा करेक्शन आया, इस कारण ये चीप हो चुका है, लेकिन तब भी अगर मैं बोलूँगा आपको, अब इनका एग्जीक्यूशन अगर अच्छा होता है तो स्टॉक चलेगा, लेकिन अभी करंट जो सिनेरियो उस हिसाब से पीयर्स मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। फिर देन आता है आपका डीपी आभूषण। तो इनका इस क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखोगे तो इनका डी ग्रोथ हुआ था, लेकिन हमें ये ट्रैक करना पड़ेगा इनका ग्रोथ आता है या नहीं आता है। इन्होंने रिसेंटली QIP भी किया था, क्योंकि स्टोर एक्सपेंशन को इंक्रीज करने के लिए। तो इनमें हमें ट्रैक करना है एग्जीक्यूशन को। तो अगर आप वही वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो आपका कल्याण काफ़ी अच्छा लगता है उनको फॉरवर्ड बेसिस में। फिर आपका थंगा माइल थोड़ा सा री रेटिंग के बाद थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है। देन आपका PN गार्ड के लिए वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, उसको भी आप स्टडी कर सकते हो। एंड देन सेंको गोल्ड वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है, लेकिन ग्रोथ और थोड़ा मार्जिन में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो इंप्रूव होता है तो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आप इन कंपनीज को ट्रैक कर सकते हो। मैं बस थोड़ा बहुत आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा। तो करंट मार्केट्स में ना अभी सेल ऑफ चल रहा है, उस चक्कर में जो इक्विटी इन्वेस्टर्स का मूड है वो भी लो चल रहा है। जैसा मैंने आज शेयर किया था, जो NSE का जो टर्नओवर है वो 2 ईयर लो के आसपास चल रहा है। अभी जो सेंटिमेंट्स है काफ़ी नेगेटिव है। तो इस मार्केट में आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं। तो आपका मेन फोकस ये होना चाहिए जो कंपनीज लॉन्ग टर्म में 20% के ऊपर ग्रो कर सकता है, और उनका जो पेग रेशियो है फॉरवर्ड के बेसिस में 1 के नीचे होना चाहिए। अगर आप उस पर अभी एक्यूमुलेट करोगे तो नेक्स्ट 12 से 15 मंथ्स में काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है। तो इंडिया हैज़ बीन द वर्स्ट परफॉर्मिंग इक्विटी मार्केट्स इन 2025। अगर आप USD टर्म्स में देखोगे तो FPI कंटिन्यूसली सेल करते जा रहे हैं, और FPIs अभी मोस्ट अंडरवेट है इन इंडिया। तो अभी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, AI ट्रेड प्ले आउट हो रहा है, और इंडिया AI ट्रेड का पार्ट नहीं है। इस चक्कर में जो कैपिटल है इंडिया से निकल के आपका इमर्जिंग मार्केट्स जैसे जापान, साउथ कोरिया, चाइना, फिर आपका US इनमें फ्लो हो रहा है, और इंडिया से पैसा निकलते जा रहा है। और जैसे ही इंडिया का जो अगर आप रियल GDP
जीडीपी ग्रोथ देखोगे तो वो काफ़ी इंप्रेसिव था, 8.2%। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है वो 8.7% ही था, क्योंकि जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो 0.5% ही है। जैसे ही इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी है वो डबल डिजिट जाता है, इस चक्कर में कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो एक्सलेट होगा। अगर आप लास्ट 4 6 क्वार्टर्स देखोगे तो जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स में स्लो डाउन था, अब वो एक्सपेक्टेड है कि FY 26 में और FY 27 में जो अर्निंग्स होता है वो 15% आएगा। जैसे ही आपका अर्निंग्स एक्सलेट होने लगता है और बेनिफिट आने लगता है आपका इनकम टैक्स कट एंड जीएसटी कट, तो मार्केट्स अच्छा कर सकते हैं। और इन्फ्लेशन जैसे ही आरबीआई टारगेट पे आता है तो जीडीपी डिफ्लेटर विल ऑटोमेटिकली राइज, तो आपका नॉमिनल जीडीपी एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ को अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो ओवरऑल जो 2026 का जो सेटअप है वो बेटर है एज कम्पेयर टू 2025। और 2025 में आपका टैरिफ के चक्कर में भी जो सेंटिमेंट्स है नेगेटिव है, तो करंट जो मार्केट्स है वो काफ़ी ज़्यादा ग्राइंडिंग मार्केट्स है, मन नहीं करता इन्वेस्ट करने का। लेकिन इस मार्केट्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो काफ़ी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो अभी आपका फोकस होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को ट्रैक करें, उनका कॉन कॉल्स पढ़े, उनमें काफ़ी अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आपको उन्हीं कंपनीज में फोकस करना है जिनका वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो। जैसे अगर आप अभी देखोगे तो ईएमएस कंपनीज, पावर कंपनीज, जिनको 50 60 80 का पी मिलता था, अब उनमें काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है। तो आपको उन कंपनीज में फोकस करना है जिनमें जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा बिल्ट इन नहीं है, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन हाई होता है तो मेजॉरिटी केसेस में स्टॉक्स आपका डिसअपॉइंट करता है। तो आपको उन कंपनीज में फोकस करना है जिनका वैल्यूएशंस वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। और आपको एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो, ना कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर में। अक्रॉस 8 to 10 सेक्टर्स आपका 20 से 25 स्टॉक्स वो काफ़ी ज़्यादा इनफ है। तो सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर कुड बी वेरी गुड फॉर आवर मार्केट्स। तो मैं बस यही बोलूँगा, आप इन्वेस्टेड रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।